हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 4 ऑफ आवर टॉपिक फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आज के सेशन में हम समझेंगे कि ओलिगोपोली क्या होता है और ओलिगोपोली के मेन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और ओलिगोपोली में जो सप्लायर्स लोग होते हैं वो लोग अपना डिसीजन किस तरह से लेते हैं। चलो लेट्स कंटिन्यू। मीनिंग: oligopoly is a market situation in which there are only few firms in the industry producing either homogeneous products or closely differentiated products. तो important चीज क्या है? There are only few firms, यानी पूरे इंडस्ट्री में कुछ गिने चुने फर्म्स है प्रोड्यूसिंग ईदर होमोजीनियस, या तो वो लोग बिल्कुल एक ही सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्लोजली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है और बिल्कुल होमोजेनियस भी नहीं है। अगर अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, तो हम लोग बात कर सकते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का, हम लोग बात कर सकते हैं अगेन कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री का, है ना। जैसे कि अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री का बात करें तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो कौन कौन है आज के डेट में? जियो है, वोडा है, वोडाफोन आइडिया जो साथ में, एयरटेल है, और बीएसएनएल ऑलमोस्ट मरा हुआ है फिर भी है। तो ये चार, तो टोटल पूरा इंडिया का मार्केट का अगर हम बात करें तो देर आर ओनली 4 फर्म्स, इसलिए बोला है कि देर आर फ्यू फर्म्स। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक मार्केट का बात करूं तो कोका कोला एक कंपनी है, पेप्सी एक कंपनी है, और पार्ले, माजा या फ्रूटी क्या बनाती है। अब तो लोग बोलेंगे सर थम्स अप है, स्प्राइट है। थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का, ये जो भी है ना सब कोका कोला कंपनी का ही ब्रांड है। तो मैं कंपनी वाइज अगर बात करूं तो दैट इज ओनली कोका कोला। फिर पेप्सी है, पेप्सी का भी इक्का दुक्का ब्रांड है, एंड देन देयर इज पार्ले। तो गिने चुने देयर आर ओनली 3 फर्म्स इन द कोल्ड ड्रिंक मार्केट। तो वही बात हो रहा है, देयर आर फ्यू फर्म्स इन द इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग ईदर होमोजीनियस, ध्यान से देखो, सब कोई ऑलमोस्ट एक जैसा ही प्रोडक्ट या सर्विस सप्लाई कर रहा है। जियो हो, वोडा हो, एयरटेल हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली तो हम लोग फोन में बात ही कर रहे हैं उनका नेटवर्क यूज करके। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट ऑलमोस्ट होमोजीनियस है, और अगर डिफरेंशिएटेड भी है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, हम लोग बोलेंगे इसका नेटवर्क अच्छा पकड़ता है, उसका नेटवर्क खराब पड़ता है, वो क्वालिटी वाइज बात। बट प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं एक जैसा ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो है। तो दे आर क्लोजली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इफ देयर आर ओनली 2 सेलर्स, मान लो कोई ऐसा इंडस्ट्री है जहां सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर है मार्केट में, तो उसको हम लोग बोलेंगे डुओपोली। So duopoly is a special situation of oligopoly. तो oligopoly में क्या है? There are few firms. Now few firms can be 2 or something more than 2. पर exactly 2 जब हो जाता है ना तो उसको हम लोग duopoly बोलते हैं। तो what is duopoly? It is a special situation of oligopoly in which there are exactly 2 firms in the market. समझ में आ गया? Now, under oligopoly, each firm produces a considerable proportion of the total output. तो बोल रहा है अंडर मोनो ओलिगोपोली क्या होता है? ईच फर्म, यानी एक फर्म अपने आप में इतना बड़ा आउटपुट प्रोड्यूस करता है कि वो टोटल आउटपुट का एक कंसिडरेबल हिस्सा बन जाता है। इट कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस बाय इट्स ओन एक्शन, और अपने एक्शन से वो प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि गिना चुना एक या दो ही फर्म है ना। तो एक या दो फर्म है तो वो पूरा प्राइस की वजह से पूरा डिमांड को, पूरा मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मान लो आज आज अगर कोका कोला बोला हम प्रोडक्शन घटा देते हैं, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम होगा तो ऑटोमेटिकली कोल्ड ड्रिंक का मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि गिने चुने फर्म्स है तो वो लोग इंडिविजुअली मार्केट में प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। The rival firms may react to its action. Now important is कि जब भी एक जन कोई डिसीजन लेगा ना तो उसका राइवल फर्म तुरंत उसको रिएक्ट करेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं होता था क्योंकि देयर वर मेनी फर्म्स। तो क्योंकि मेरे बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, मैं सब पे नजर नहीं रख सकता, सबके एक्शंस को ट्रैक नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं अपने अपने एक्शंस पे माथा लगाता हूँ कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मैं कितना अच्छा क्वालिटी दे सकता हूँ, मैं कितना इंपॉर्टेंट फीचर्स ऐड कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट में, मैं कितना क्वालिटी इंप्रूव कर सकता हूँ।
तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में द फोकस वाज ऑन माई सेल्फ। ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में मुझे पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, दूसरा वाला ही। आज कोका कोला को पता है कि उसका कॉम्पिटिटर मेनली पेप्सी है, पार्ले बहुत छोटा प्लेयर है, और पेप्सी को पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर कोका कोला। तो इसमें क्या होता है, दोनों हमेशा एक दूसरे के एक्शंस पे नजर गड़ा के रखते हैं। कोका कोला अगर कल 1 रुपया डिस्काउंट दिया किसी भी तरह, तुरंत आधा घंटा के अंदर या एक दिन के अंदर पेप्सी भी ऐसा कुछ डिसीजन ले लो। पेप्सी अगर कोई प्राइस में चेंजेस लाता है या कोई डिस्काउंट लाता है, कुछ ऑफर लाता है, तुरंत कोका कोला रिएक्ट करेगा। तो क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता है कि मेरा कंपटीशन सिर्फ इसी से है या इन्हीं एक दो जन से। तो वो लोग ट्रैक करके रखते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, और अपने एक्शंस को अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं कि उसका कॉम्पिटिटर क्या एक्शन करता है। Therefore, by fixing price of its product, each firm keeps in mind the expected reaction of its rival firm। देखो क्या बोल रहा है। Therefore, while fixing the price, यानी जब प्राइस फिक्स करने का समय आता है, each firms keep in mind the expected reaction of the rival firm। तो मैं राइवल फर्म क्या कर सकता है वो भी दिमाग में रखता हूँ एट द बैक ऑफ द माइंड, कि आज अगर मैं प्राइस घटाता हूँ, सपोज कोका कोला और पेप्सी दोनों आज 15-15 रुपए में अपने ड्रिंक्स को बेच रहे। आज अगर पेप्सी सोचता है कि चलो मैं एक काम करता हूँ, 1 रुपया का डिस्काउंट दे देता हूँ, मैं 14 रुपया करके बेचूंगा, तो 14 रुपया करके बेचना, 1 रुपया का डिस्काउंट देना, क्या पेप्सी के लिए फायदेमंद होगा? दैट इज अ क्वेश्चन। क्योंकि पेप्सी को ये भी सोचना होगा कि अगर मैं 14 करता हूँ तो कोका कोला भी तुरंत 14 कर देगा, तो उससे फायदा क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि कोका कोला का कस्टमर मेरे पास आ जाएगा, और कोक का कस्टमर अगर मेरे पास जब आ ही नहीं रहा है, तो मेरा 1 रुपया पर बॉटल घाटा करके क्या मतलब? क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं 1 रुपया डिस्काउंट दूंगा तो कोका कोला भी 1 रुपया नीचे गिरा देगा प्राइस। तो इसीलिए वो लोग जब भी प्राइस को फिक्स करते हैं ना, ये दिमाग में रखते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या एक्शन लेगा। In this way, there is interdependence of different firms in case of oligopoly। इसी तरह से interdependence हो जाता है। तो interdependence is the key word। यानी ओलिगोपोली में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है कि सब कोई एक दूसरा पे डिपेंडेंट, कि मैं क्या एक्शन करूंगा डिपेंड करता है कि आप क्या एक्शन कर सकते हो। कार इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली। अगर मैं कार इंडस्ट्री का बात करूं तो वो भी एक ओलिगोपोली है, जहां पर गिने चुने बहुत कम कार मैन्युफैक्चरर्स है। हुंडई है, टोयोटा है, टाटा मोटर्स है, किया मोटर्स है, एमजी मोटर है, ये गिने चुने 5-7 नाम अपने को मिले इंडिया में जो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है। Beside it, there are several instances of oligopoly in India। तो कार तो है, उसके अलावा भी कुछ इंस्टेंसेस है ओलिगोपोली का, जैसे मैंने यहाँ कोल्ड ड्रिंक मार्केट का बताया, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का बताया, तो और भी ऐसे गिने चुने ओलिगोपोली फैक्टर्स हैं। In fact, oligopoly is a case that lies in between monopolistic competition and monopoly। तो जो दो एक्सट्रीम का हमने बात किया था कि एक एक्सट्रीम में मोनोपोली है, दूसरे में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और उसके बीच में सॉरी, एक एक्सट्रीम में परफेक्ट कंपटीशन है, दूसरे एक्सट्रीम में मोनोपोली है, उसके बीच में कहीं ना कहीं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में कहीं ना कहीं ओलिगोपोली है। ठीक है। अगर मैं इसको चार्ट में समझाऊं तो इसे एक्सट्रीम्स है, ये हो गया मेरा परफेक्ट कंपटीशन, इस एक्सट्रीम में हो गया मेरा मोनोपोली। अब मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन के बीच में आ जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, दैट इज मोनोपोलिस्टिक। अब मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली के बीच में कहीं ना कहीं आएगा ओलिगोपोली। ठीक है। तो इस तरह से ये चल, तो यहाँ पर तो अनलिमिटेड बायर्स एंड सेलर्स है, यहाँ पर सिंगल सेलर है, यहाँ पर फ्यू सेलर्स है, यहाँ पर थोड़े ज्यादा सेलर्स। तो इस तरह से ये गाड़ी आगे बढ़ती। जैसे मोनोपोली का अगर मैं सेलर पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यहाँ पर एक ही सेलर है, यहाँ हो सकता है 4-5 सेलर्स हो, यहाँ मोनोपोलिस्टिक में हो सकता है 20 से 30 सेलर्स हो, और यहाँ तो क्या है इनफाइनाइट सेलर्स, मेनी सेलर्स। तो इस तरह से इसके बेसिस पे चलता है कि क्या मोनोपोली है, क्या ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट।
In monopolistic competition, the number of firms is large, and in case of monopoly, there is only one single firm. But under oligopoly, there are only few firms. अब आता है टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली. ओलिगोपोली कितने टाइप का होता है? So there are two types of oligopoly. Number one, pure oligopoly and differentiate oligopoly. Number two, collusive and non-collusive oligopoly. पहले देखते हैं प्योर ओलिगोपोली एंड डिफरेंशिएट ओलिगोपोली क्या होता है. When the products of the firm are homogeneous, we call it pure oligopoly. यानी जब प्रोडक्ट उनके बिल्कुल होमोजीनियस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसका में कोई अलग प्रोडक्ट है, उसका कुछ अलग प्रोडक्ट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्योर ओलिगोपोली. This kind of oligopoly can be seen in industries like cement, coal, steel, gas, etc. आज कोयला तो कोयला ही है. अब वो मिस्टर ए के ब्रांड का हो या मिस्टर बी के ब्रांड का हो, बोल सकते हैं क्या मिस्टर ए का ब्रांड का कोयला का खासियत ये है, बी का खासियत ये नहीं, कोयला तो कोयला है, तो उसमें कोई तरह का डिफरेंस नहीं. तो ये प्योर होमोजीनियस वाला ओलिगोपोली हो गया. कोल वाला इंडस्ट्री में देखेंगे तो गिने चुने कुछ सप्लायर्स है जो लोग कोल सप्लाई करते हैं. सीमेंट में भी गिने चुने कंपनीज है जो सीमेंट बनाती है, पर सीमेंट तो मोर और लेस सबका सेम होता है. हाँ, पैकिंग वो लोग अलग कर देते हैं, ब्रांडिंग थोड़ा अलग कर देते हैं, पर अंदर का प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं सेम होता है. स्टील, गैस, ये सब प्योर ओलिगोपोली में आता है. नाउ कमिंग टू कल्यूसिव ओलिगोपोली एंड नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली. If the products of different firms are different but are close substitutes of each other, यानी अलग अलग फर्म के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लोग अलग हैं, बट उसके बावजूद वो लोग एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट हैं, इट इज डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली. तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली बोलते हैं. यानी क्या है कि प्रोडक्ट्स अलग हैं बट बहुत मिलते जुलते हैं. Oligopoly with product differentiation is most common. Motor car industry, oil companies are well-known example of differentiated oligopoly in India. तो मोटर कार इंडस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो मोटर कार इंडस्ट्री में देखो सबका अलग अलग गाड़ी है, अलग अलग ब्रांडिंग है, बट कहीं ना कहीं सबका प्रोडक्ट तो एक जैसा ही है ना. है तो गाड़ी, हाँ किसी गाड़ी में थोड़ा ज्यादा फीचर है, किसी में थोड़ा कम फीचर है, बट अल्टीमेटली सबके साथ है गाड़ी. तो इसी में क्या है, उनका प्रोडक्ट में डिफरेंस है, बट स्टिल वो लोग बहुत क्लोज एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट भी. When firms realize the disadvantage of competition and may have a desire to unite, it is known as collusive oligopoly. यानी जब फर्म लोग को लगता है कि हम लोग तो गिने चुने 3-4 जन ही हैं, तो क्यों आपस में कंपटीशन करें, चलो मिलके हम लोग एक टीम बनाते हैं और यूनाइट होके काम करते हैं. जैसे हम लोगों ने पिछले सेशन में एग्जांपल लिया था ओपेक कंट्रीज का, ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था. तो वो लोग भी गिने चुने 4 या 5 देश हैं जो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं. तो वो लोग आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यूनाइट होके कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं, और कार्टेल फॉर्म करने से उनके पास एक मोनोपोली पावर आ जाती है. इसको बोलते हैं कल्यूसिव ओलिगोपोली. At such time, the tendency is towards collusive to serve their common interest. उस समय इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे का कॉमन इंटरेस्ट को सर्व कर सकें. After some time, dissatisfaction of one firm or the other may lead to conflict and cutthroat competition. Firms may come down to fight each other to death. This is known as non-collusive oligopoly. बोल रहा हो सकता है कि शुरू में कल्यूसिव ओलिगोपोली हो और फिर समय के साथ साथ उनमें आपस में कुछ मनमुटाव हो जाए, या कोई प्रपोजल है जो किसी मेंबर को पसंद आया, किसी को नहीं आया, तो वो लोग आपस में फिर क्या है, कंपटीशन करने लगते. कंपटीशन ये चीज का होता है कि नहीं मैं तो अपना प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा, मैं अपना प्रोडक्शन कट नहीं करूंगा, मैं जितना ज्यादा हो सकेगा मैं सप्लाई करूंगा और मैं सस्ते में सामान बेचूंगा. तो ए बोलता है मैं सस्ते में बेचूंगा, तो बी बोलता है मैं तुमसे भी सस्ते में बेचूंगा, सी बोलता है मैं सबसे सस्ते में बेचूंगा. तो उसमें क्या होता है, इतना इन लोगों में आपस में कंपटीशन हो जाता है कि कस्टमर के लिए फायदा हो जाता है, कस्टमर का लॉटरी लग जाता है. क्यों? कि कस्टमर को सामान फ्री में मिलता है. ये लोग झगड़ा कर रहे हैं, कस्टमर को फ्री में तो नहीं, मैंने बहुत सस्ता में मिलने लगता है सब. तो वहां पर नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली का एडवांटेज कस्टमर्स को मिलता है. बट अगर मैं एज ए सेलर देखूं तो उससे मुझे काफी नुकसान हो. तो ये नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है. जैसे हम लोग का टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखो,
जियो के आने से पहले मोबाइल डेटा कितना महंगा हुआ करता था। जियो आके मोबाइल डेटा को एकदम सस्ता कर दिया। अब जियो सस्ता किया तो एयरटेल और वोडाफोन को भी ऑटोमेटिकली सस्ता करना पड़ा, और इतना सस्ता करना पड़ा कि आपस में ये लोग का नन कन्ड्यूसिव ओलिगोपोली की वजह से क्या हो रहा है, काफी कंपटीशन हो रहा है। और इस कंपटीशन में फायदा किसको हो रहा है? जनरल कंज्यूमर्स को फायदा है। जो जहां पहले महीना का 1 GB मिलता था, अभी हम लोग को डेली का 2 GB मिल रहा है, 3 GB मिल रहा है ना, ऐसा डेटा मिल रहा है हम लोग को। तो ये फायदा किसको मिल रहा है? ये फायदा अल्टीमेटली कंज्यूमर को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं नॉन कल्यूसिव ओलिगोपोली। अंडर इट फर्म्स हैव देयर इंडिपेंडेंट प्राइस एंड आउटपुट पॉलिसी। तो इसमें क्या होता है, कोई आपस में एक दूसरा में कोई टीम वर्क नहीं है या कोई कार्टेल नहीं फॉर्म है, सब अपना अपना प्राइस अपने मन से डिसाइड करते हैं। जैसे जियो आके खुद अपने मन से डिसाइड किया कि मैं फ्री में सिम बांटूंगा, मैं फ्री में डेटा दूंगा 1 साल में। एयरटेल या वोडाफोन से डिस्कशन किया कि भाई मैं फ्री में देने जा रहा हूँ, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। इसका मतलब ये नन कल्यूसिव ओलिगोपोली। अब आता है फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में मेन फीचर्स क्या क्या है? The important feature of oligopoly are listed below. Number one, a small number of large firms. In oligopoly, the number of firms is quite small. Each firm controls a considerable part of total supply in the market. यानी इसमें नंबर ऑफ फर्म्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो इंडिविजुअल फर्म के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर होता है। ईच फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ द होल इंडस्ट्री। जैसे अभी मैंने जियो का एग्जांपल दिया कि जियो आके इतना बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लिया कि वो अकेला पूरे इंडस्ट्री का प्राइस को इन्फ्लुएंस कर दिया और बहुत सस्ता कर दिया डेटा। ठीक है, तो ये क्या है, ये फीचर है ओलिगोपोली का कि एक फर्म के पास इतना बड़ा मार्केट शेयर कभी कभी आ जाता है कि वो पूरे इंडस्ट्री के प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरियस फर्म्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली इज द इंटरडिपेंडेंस। मैंने पहले भी मार्क कराया था कि ये बहुत की वर्ड है पूरे ओलिगोपोली में। इंटरडिपेंडेंस इज वेरी की वर्ड इन डिसीजन मेकिंग। वो लोग जब भी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ये चीज पे ध्यान रखते हैं कि मेरा कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, of the few firms which comprise of the industry. ऐसा क्यों? This is because when the number of competitors is few, any change in price, output, product, etc. by a firm will have a direct effect on the rival firms. क्योंकि एक फर्म प्राइस में कुछ कटौती करता है या प्रोडक्शन में कुछ बढ़ोतरी करता है या कुछ भी ऐसा करता है, उससे बाकी फर्म्स को काफी इफेक्ट होता है। The rival firms will then react by changing their own prices, output and products. So rival firm फिर accordingly react करेगा और वो भी अपने price को, output को और products को change करेगा as the need be or as the case be. It is therefore clear that oligopolistic firm must consider not only the market demand, यानी जो oligopolistic firm होता है वो सिर्फ मार्केट पे ध्यान नहीं रखता है for the industry product, but also the reactions of the other firms in the industry. यानी मेरे को मार्केट पे तो ध्यान रखना ही है, पर साथ साथ मुझे इस पे भी नजर रखना है कि मेरा कॉम्पिटिटर कैसे रिएक्ट करेगा, क्या रिएक्ट करेगा, उस पे भी मुझे ध्यान रखना। ठीक है, of the other firm in the industry and any action or decision taken by the other, इस पे भी मुझे दिमाग रखना। Now conflicting attitudes of the firm, अब ये एक कभी कभी इशू हो जाता है कि फर्म्स लोग का इंटरेस्ट कंफ्लिक्टिंग हो जाता है, क्योंकि सब चाहता है कि अगर मार्केट में 100 कस्टमर है कि सब मेरे पास आ जाए, है ना, मेरा कॉम्पिटिटर के पास क्यों जाए, मैं तो यही चाहूंगा सबके सब 100 कस्टमर मेरे पास आए। तो उसको लेने के लिए मैं बहुत सस्ते में सामान बेचने लगूंगा, बहुत फ्री, ये फ्री वो फ्री देने लगूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मार्केट शेयर छीन लूंगा। जियो ने आके क्या किया, एयरटेल और वोडाफोन का पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। कैसे? फ्री में डेटा, 1 साल फ्री डेटा और दूसरे साल में एकदम सस्ता कर दिया डेटा। तो इससे क्या हुआ, उसने मार्केट शेयर कैप्चर कर। So under oligopoly, the attitude of the firm is conflicting. Sometimes the rival firm realize the disadvantage of competition and want to compete, cooperate with each other and so as to maximize their profit. But at the other occasion, the firms want to remain independent to get the maximum possible profit. They act and react upon one another and the firms in direct conflict. Thus,
two conflicting attitudes, one of cooperation and united action and other of conflict are at work under oligopoly. तो बोल रहा है ओलिगोपोली में दो सिचुएशन एकदम एक्सट्रीम हो सकता है, एक जहां वो लोग में आपस में दोस्ती है और वो लोग कार्टेल फॉर्म करके पब्लिक को लूटना चालू करते हैं, जैसे ओपेक कंट्रीज, वो लोग में आपस में बहुत बड़ा कार्टेल है और वो लोग हमेशा क्रूड ऑयल का दाम बढ़ाते जाते हैं और उनको पता है कि लेना है तो हम ही लोग से लेना है, तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा के वो लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ये हो गया पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन होता है जहां कल्यूसिव ओलिगोपोली नहीं है, वहां वो लोग आपस में ही कम्पीट कर करके लड़के मर के खत्म हो जाते है ना। आज जियो जियो वोडाफोन एयरटेल में क्या हुआ, आपस में इतना कंपटीशन हो गया कि अल्टीमेटली अगर हम लोग देखेंगे ना तो एयरटेल भी पहले के मुकाबले आज लॉस में है, यानी बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहा है पहले जितना कमाता था, और वोडाफोन का हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, वो तो काफी लॉस में चल, और जियो ने मार्केट शेयर गेन किया तो जियो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहा है, पर ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट कमा। तो अल्टीमेटली कंपटीशन से हो क्या रहा है, सभी को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान से। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट, तो जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पर भी एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट का काफी इंपॉर्टेंस। A direct effect of interdependence of oligopoly is that various firms have to employ various aggressive and defensive marketing weapons to gain greater market share in the market or to prevent a fall in their market share. यानी काफी अलग अलग एग्रेसिव और डिफेंसिव मार्केटिंग मेरे को करना पड़ता है, या तो मार्केट शेयर गेन करने के लिए और या तो अपना मार्केट शेयर लूज करने से बचाने के लिए। दोनों केस में मुझे खर्चा करना। आज जियो अगर एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करता है तो क्यों करता है, उसको मार्केट शेयर कैप्चर करना। पर वोडाफोन अगर खर्चा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको अपना मार्केट शेयर लूज करने से बचाना है। उसके सब्सक्राइबर हर महीना दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, सब लोग वोडाफोन को छोड़ छोड़ के एयरटेल या जियो में शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो वोडाफोन को एडवर्टाइजमेंट करना पड़ रहा है, नया नया पैकेज लाना पड़ रहा है, बहुत कुछ करना पड़ रहा है, क्यों, ताकि अपना मार्केट शेयर लूज करने से बचाए, अपना मार्केट शेयर फॉल होने से बचाए। For this, various firms have to incur huge cost on advertising and on other sales promotion activities. Therefore, there is a great importance of advertising and selling cost under oligopoly. और यही वजह है कि ओलिगोपोली में एडवर्टाइजिंग और सेलिंग कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंस। Advertising can raise a firm's sales or enable it to capture the largest share in the market. It also tends to move its average cost and marginal cost curve up. It should be undertaken so long as it adds more to total revenue than to total cost. ये बोला एडवर्टीजमेंट की वजह से क्या होता है, हम लोग का एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही बढ़ जाता है, बट उसके वजह से हम लोग मार्केट शेयर भी गेन कर पाते हैं और हम लोग का बिक्री भी बढ़ता है। तो एज अ फर्म मुझे डिसीजन लेना है कि मैं एडवर्टीजमेंट कंटिन्यू करूं या नहीं करूं। तो मुझे एडवर्टीजमेंट तभी तक कंटिन्यू करना है जब तक मैं देख रहा हूं कि मेरा टोटल रिवेन्यू या फिर ये कहें कि मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, कि जब तक मेरे पास कमाई ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू खर्चा तब तक ठीक है। अगर मेरा सेल्स बहुत बढ़ रहा है, अगर मेरा सेल्स 50% बढ़ रहा है और खर्चा सिर्फ 30% बढ़ रहा है तो ठीक है ना, 20% तो घर में आ रहा है, तब तक एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन पे खर्चा करना लॉजिकल। पर अगर लग रहा है कि नहीं खर्चा ज्यादा हो रहा है और उसके बाद भी सेल्स में बढ़ोतरी नहीं हो रहा है तो फिर खर्चा करना बेकार। However, it is often difficult to estimate the exact effect of advertising on firm's total revenue and total profit. पर बोल रहा है कि इतना सब कुछ के बाद भी ये इम्पैक्ट का पता लगाना कि एडवर्टीजमेंट की वजह से मेरा बिक्री कितना बढ़ रहा है, प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है ना। कि आप एडवर्टीजमेंट कराते हो उसके बाद कस्टमर आता है, बट आपको कभी कभी मन में ये लगेगा हो सकता है कि अगर मैंने एडवर्टीजमेंट नहीं भी कराया हो तो भी ये कस्टमर मेरे पास आ जाता है ना। तो यू नेवर नो कि ये जो कस्टमर आ रहा है या ये जो रेवेन्यू ग्रो हो रहा है ये एडवर्टीजमेंट की वजह से हो रहा है या किसी और वजह से हो रहा है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो सम एडवर्टाइजिंग इज यूजफुल particularly when it educates consumers and informs them of new product and their usefulness। तो बोला यूजफुल एडवर्टाइजिंग कौन सा होता है, जहां पर कस्टमर को हम किसी तरह का
अवेयरनेस फैलाते हैं, कस्टमर को हम अपने प्रोडक्ट का यूजफुलनेस बताते हैं। But excessive advertising adds only to the cost and is passed to consumer in forms of higher price. बस हद से ज्यादा एडवर्टाइजिंग भी करने से क्या होता है, मेरा खर्चा अल्टीमेटली बढ़ने लगता है और वो खर्चा को मैं कस्टमर के माथे पे फॉरवर्ड करता हूँ, तो जिससे सामान महंगा हो जाता है, मेरा प्रोडक्ट या मेरा सेलिंग प्राइस महंगा हो जाता है। नेक्स्ट, नॉन प्राइस कंपटीशन। जैसा हम लोग जानते हैं कि ओलिगोपोली में जनरली उन लोग को पता है कि अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक का ही मैंने एग्जांपल दिया, तो कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल में क्या देखेंगे कि आज अगर पेप्सी और कोका कोला, मैं पेप्सी और कोका कोला दो ही का बात कर रहा हूँ, तो पेप्सी और कोका कोला दोनों 15 रुपए में अपना कोल्ड ड्रिंक बेचे और दोनों को अच्छा से पता है कि अगर एक भी जन 15 का 14 रुपया किया तो दूसरा भी तुरंत कर देगा। तो प्राइस को लेके उनको पता है कि अगर हम कंपटीशन करेंगे ना तो हम लोग सरवाइव नहीं करेंगे, अल्टीमेटली प्राइस को लेके सब प्राइस को रिड्यूस करते जाएगा और सभी को लॉस होने से। तो ये लोग का जनरली कोशिश होता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करें, फीचर्स अच्छा करें, ताकि कस्टमर मेरे पास आए और मेरे कॉम्पिटिटर के पास ना जाए। वो कैसे होगा, जब मैं अपना क्वालिटी अच्छा करूंगा, क्वालिटी में फीचर्स ऐड करूंगा, तब कस्टमर मेरे पास आएगा। तो प्राइस घटाने का जरूरत नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि इसमें प्राइस कंपटीशन होता ही नहीं। जैसे मैंने जियो का एग्जांपल लिया, इट वाज अ प्योरली प्राइस कंपटीशन, बट कोशिश करते हैं कि प्राइस का कंपटीशन ना हो। फिर है एंट्री बैरियर। अब क्योंकि यहाँ गिने चुने इंडस्ट्री और क्या है, आपस में कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड दे आर हैविंग ह्यूज मार्केट शेयर। जैसे टेलीकॉम इंडस्ट्री, आज ये लोग 3 मेजर प्लेयर्स हैं मार्केट में, चौथा जल्दी से कोई एंट्री लेना ही नहीं चाहेगा इस इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चौथा अगर जाएगा भी ना तो बहुत बड़ा मार्केट शेयर तो कैच नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा मार्केट शेयर इन तीनों से ले लेगा। उससे क्या होगा, इसको कुछ फायदा होगा नहीं थोड़ा थोड़ा लेके, और उन लोग को नुकसान भी हो जाएगा। तो जिनका मार्केट शेयर जा रहा है उसको नुकसान हो जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा जाके जिसके पास आ रहा है, जो नया फॉर्म इंटर लेगा, उसको उतना छोटा सा मार्केट शेयर से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए क्या होता है, जल्दी से कोई इंटर नहीं लेना चाहता है, तो एंट्री बैरियर इज ह्यूज। The same barriers to entry that create pure monopoly also contribute to the creation of oligopoly. Economies of scale are important entry barriers in the number of oligopolistic industries, such as the aircraft, rubber, copper industry. तो ये सब में क्या है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी आपका पास जब बहुत बड़ा मार्केट शेयर होगा ना, तब आप सस्ते में प्रोडक्ट या अपना सर्विस देना अफोर्ड कर पाओगे, और सस्ते में दोगे तो ही इंडस्ट्री चलेगा। आज जैसे हम लोग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री का बात करें, तो किंगफिशर आके क्या किया, इतना सस्ता में टिकट्स बेचने लगा कि जेट एयरवेज खत्म हो गया। देखो आज के डेट में जेट एयरवेज बंद हो गया, इंडियन एयरलाइंस तो वैसे ही खत्म। तो किंगफिशर आके क्या किया, इतना सस्ता में बेचने लगा कि किसी को फायदा नहीं हुआ, अल्टीमेटली किंगफिशर खुद भी डूब। तो एंट्री बैरियर इज ह्यूज, किंगफिशर को आना ही नहीं चाहिए, और वो एंट्री बैरियर तोड़ के आने का कोशिश किया तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं कर पाया। किंगफिशर को लगा था कि अगर मैं सस्ते में दूंगा तो मेरा फ्लाइट्स पूरा 100% हाउसफुल में चलेगा, तो आई विल मैनेज, पर ऐसा हुआ नहीं। जेट भी बिजनेस करने के लिए भी था, स्पाइस जेट भी था, इंडियन एयरलाइन भी था, सबको ही था। तो वो प्राइस तो बहुत कम कर दिया, पर उतना कम प्राइस में टिकट बेच के उसको अल्टीमेटली लॉस होने लगा। तो जेट को भी लॉस होने लगा, किंगफिशर को भी लॉस होने लगा, इंडियन एयरलाइंस भी खत्म हो गया, स्पाइस जेट को भी लॉस। तो क्या हुआ, एक जन के आने से क्या हुआ, पूरे इंडस्ट्री में सभी को अल्टीमेटली लॉस होता है। तो वही बात है कि एंट्री बैरियर क्यों होता है, क्योंकि जो इक्का दुक्का प्लेयर्स हैं वो लोग बहुत सस्ते में काम कर रहे हैं, कंपटीशन में काम कर रहे हैं, और वो कर पा रहे हैं क्योंकि वो लोग के पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है, जिससे की वजह से उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिली। पर जैसे ही कोई नया फर्म एंट्री लेगा, उसको नया फर्म को तो उतना बड़ा मार्केट शेयर नहीं मिलेगा, तो उसको इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं मिलेगा, और जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनको भी दिक्कत हो जाएगी। बट new firms would have such a small market share that they have could not do so। वही मैंने बताया, पुराना का मार्केट शेयर छिन जाएगा और नया के पास इतना छोटा मार्केट शेयर होगा कि उसको कोई फायदा नहीं। So they would then be high cost producer and as such they could not survive। तो वो भी survive नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका खर्चा बहुत हाई होगा,
तो वो लोग उस मार्केट में सर्वाइव जरूर कर पाएंगे। जैसे किंगफिशर का एग्जाम्पल दिया। कमिंग टू इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व का मतलब क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। बोल रहा है एन ओलिगोपोलिस्टिक फर्म कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट द शेप ऑफ इट्स डिमांड कर्व। क्वेश्चन आता है सर ऐसा क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स सेल्स करेक्टली। It is because of the fact that any change in its price and output leads to sharp reaction by the rival firms, and as a result, the demand for curve cannot be precisely determined here. यानी नॉर्मली क्या होता है जब हम लोग अपना डिमांड कर्व बनाते हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग सा डिमांड कर्व बनाते हैं, ऐसा है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं फर्म एक एस्टिमेट कर पाता है कि अभी मैं इस प्राइस में बेच रहा हूँ तो मेरा इतना क्वांटिटी बिक रहा है। जब मैं प्राइस को थोड़ा सा घटा दूंगा तो मेरा इतना क्वांटिटी बिकना लगेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट एक अंदाजा हो जाता है कि कितना मेरा सेल्स बढ़ेगा, तो वो लोग एस्टिमेट करते हैं। ओलिगोपोली में दिक्कत क्या है कि आई कैन नॉट से, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक कभी मैं 15 रुपए में बेच रहा हूँ तो मेरा 100 बॉटल बिका। मैंने सोचा कि अगर 15 से घटा के 13 कर दूंगा तो 150 पीस बिकेगा, सपोज अगर मैं ऐसा सोचता भी। पर दिक्कत क्या होगा, जैसे ही मैं 15 का 13 करूंगा ना, मेरा राइवल फर्म भी तुरंत 15 का 13 कर देगा। और क्योंकि राइवल फर्म 15 का 13 कर दिया, अब उससे क्या होगा, मेरा बिक्री 100 था, आज भी 100 ही रह जाएगा। तो घटाने का मेरे को प्राइस वाइज नुकसान हो गया, क्वांटिटी वाइज कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि पहले भी 100 पीस बिक रहा था, आज भी 100 पीस बिक रहा है। क्योंकि मेरा जो कॉम्पिटिटर है या राइवल फर्म है वो भी तो 15 का 13 कर दिया। तो इसी वजह से क्या मैं मतलब डिटरमाइन नहीं कर पाता हूँ कि अल्टीमेटली मेरा डिमांड कर कैसा होगा। प्राइस घटाऊंगा तो कितना बिक्री बढ़ेगा, या प्राइस बढ़ाऊंगा तो कस्टमर कैसे जाएगा। पर हाँ, प्राइस बढ़ाने से कस्टमर जाएगा जरूर। क्यों? क्योंकि मेरा जो राइवल फर्म है ना, बड़ा चालू है। मैं प्राइस घटाऊंगा तो वो तुरंत घटा देगा, पर मैं बढ़ाऊंगा ना तो वो नहीं बढ़ाएगा। उसको अच्छा तू बढ़ा रहा है, बढ़ा, तेरा कस्टमर मैं टाल लेता हूँ। ठीक है ना। तो ये बड़ा दिक्कत होता है इसमें कि मैं प्राइस घटाऊंगा तो मेरा राइवल तुरंत आ जाएगा, मैं भी प्राइस घटा। पर मैं जब बढ़ाऊंगा तो वो कोशिश करेगा मेरे कस्टमर को अपने पास लाना। इसी वजह से क्या है, ना कोई प्राइस बढ़ाता है ना कोई प्राइस घटाता है, क्योंकि प्राइस घटाने से नुकसान जरूर है, प्राइस बढ़ाने का फायदा कुछ नहीं। या प्राइस दूसरा उल्टा तरफ से भी ले ले तो प्राइस घटाने का फायदा कुछ नहीं है, बढ़ाएंगे तो नुकसान ही। प्राइस रिजिडिटी, इसलिए बोलते हैं कि इस मार्केट में प्राइस जो होता है काफी रिजिड होता है। जनरली प्राइसेस आर स्टेबल अंडर ओलिगोपोली। जैसे कोल्ड ड्रिंक की देख लो, 15 रुपया है तो दोनों जन 15 में बेच रहे हैं। अब साल 2 साल वो लोग का यही रेट चलेगा। उसके बाद फिर दोनों जन आपस में डिसाइड करेंगे कि चलो हम लोग 16 रुपया कर देते हैं, 18 रुपया कर देते हैं। तो दोनों जब डिसीजन लेते हैं ना, साथ में बैठ के लेते हैं, और इसी वजह से प्राइस जो रिजिड हो जाता है। वंस अ प्राइस इज डिटरमाइंड, it continues for a long time. It happens because of the following reasons. Number one, first, each seller might have learned through experience the disadvantages of price war. क्योंकि सब कोई अपना एक्सपीरियंस से देख चुका है कि प्राइस घटाने का कोई फायदा नहीं होता है, प्राइस वॉर करने का कोई फायदा नहीं होता। मैं प्राइस घटाऊंगा, राइवल भी प्राइस घटा देगा, अल्टीमेटली दोनों को नुकसान। Seller. Second, the seller may go for non-price competition, that is the change in design or advertisement. और seller लोग decide करते हैं कि हम non price competition करेंगे, price competition नहीं करेंगे। सी प्रोफेसर पॉल एम स्वीजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक बहुत अच्छा डिमांड कर्व समझाया था, जिसको ये इन्होंने नाम दिया था किंग डिमांड कर्व। देखते हैं क्या बोले थे। Mr. Sweezy explains the cause of this price rigidity through his kinged demand curve hypothesis. He believes that an oligopolistic firm faces a kinged demand curve at the existing price. यानी existing price पे उसका जो demand curve होता है वो kinged होता है। If it lower its price, अगर वो अपने price को lower करता है, then other firms may also lower their price. तो अदर फर्म्स भी अपना प्राइस घटा देंगे, एंड इट विल नॉट गेन आउट ऑफ इट एट ऑल। और प्राइस घटाने से मेरे को कोई फायदा नहीं होगा।
On the other hand, if the firm raises the price above the existing one, the other firms will not follow this move and the firm will again be loser. यानी दोनों केस में अपने को नुकसान है. प्राइस घटाऊंगा तो कस्टमर नहीं बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली मार्जिन कम हो जाएगा, और प्राइस बढ़ाता हूं तो वो लोग अपना प्राइस नहीं बढ़ाएंगे तो मेरा कस्टमर सारा भाग जाएगा. Therefore the price remains stable in the oligo. ठीक है. अब इनका डिमांड कर्व कैसा है वो देख लेते हैं. देखो ऐसा डिमांड कर्व बना के दिखाता हूं. तो एग्जिस्टिंग प्राइस में जो है ना ये किंग है ऐसा, फिर यहाँ पर स्टेबल होता है और फिर नीचे में थोड़ा सा इलास्टिसिटी है. तो यानी अभी जो प्राइस है यहाँ पर, मान लो मैं कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल लूं 15 रुपए, तो ये प्राइस में क्या है, मेरे जो कस्टमर है मान लो 100 बॉटल्स मेरा सेल हुआ, इस प्राइस में आई एम सेलिंग 100 रुपीज. अगर मैं प्राइस घटा के 14 कर देता हूँ, 13 कर देता हूँ या 12 कर देता हूँ, तो भी देखो अल्टीमेटली मेरे 100 कस्टमर. ठीक है. तो यानी प्राइस घटाने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स या नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड उतना ही है. तो अगर मुझे 100 यूनिट ही बेचना है तो पहले यहाँ पर मेरे घर में 1500 रुपया जा रहा है, यहाँ पर मेरे घर में 1400 रुपया आ रहा है, यहाँ 1300 रुपया आ रहा है, यहाँ 1200. अल्टीमेटली मेरा टोटल रेवेन्यू घटते जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ नहीं रहा है, प्राइस में घटाया जा रहा है, कोई फायदा नहीं. तो ये क्या होता है, प्राइस फिर अब यहाँ तक अब आता है सर इसके बाद ऐसा क्यों. इसके बाद तो अब आप लॉस में बेचोगे. मान लो ये 10 रुपया, तो 10 रुपया तक भी मेरे घर में सिर्फ 1000 रुपया जाएगा 100 यूनिट में. अब 10 के बाद आप लॉस में बेचना चालू करोगे तो कॉम्पिटिटर फिर बोलेगा अब लॉस में बेच, कोई बात नहीं, कितना दिन बेचेगा देख लो. तो लॉस में बेचने के लिए फिर कॉम्पिटिटर कम्पीट नहीं करेगा. पर टिल 10 to 15 जो अपना प्रॉफिट रेंज है, वहां पर क्या है, तुम दाम गिराओगे तो कॉम्पिटिटर भी दाम गिराएगा, तो वहां पर क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं. इसी को बोलते हैं किंग डिमांड. ठीक है. तो ये वाला पॉइंट पे क्या होता है, प्राइस स्टेबल हो जाता है. ये भी डायग्राम जो है ना, ये परफेक्ट डायग्राम नहीं है, एक्चुअली डायग्राम ऐसा होना चाहिए किंग डिमांड. ठीक है. ये वाला जो लाइन है स्ट्रेट होना चाहिए ताकि ये समझ में आए कि आपके क्वांटिटी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. एकदम स्ट्रेट भी नहीं तो थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर जैसे फ्लैट था, यहाँ पर थोड़ा सा स्टीप हो गया. ये लोग पर ये आई वोंट सजेस्ट दिस, ये उतना अच्छा करेक्ट डायग्राम नहीं है. ये वाला करेक्ट है एक्चुअली, ऐसा बनता है जिससे क्लियर होता है कि 15 रुपया से 10 रुपया तक मैं कितना भी प्राइस गिराते जाऊं मेरे क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज व्हाई वो लोग बोलते हैं नहीं 15 ही ठीक है बाबा, घर में 1500 रुपया तो आ रहा है. ठीक है. हाँ, अगर वो प्राइस 15 का 16 कर देता है तुरंत उसका कस्टमर सारा भाग जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटर तो अपना प्राइस गिराएगा नहीं. तो 100 का 50 हो जाएगा तुरंत फटाक से. तो 1 रुपया बढ़ाते ही कस्टमर देखो कितना ज्यादा भाग गया. तो इसलिए वो लोग प्राइस बढ़ा भी नहीं सकता है, घटा भी नहीं सकता है. इसी वजह से बोलते हैं कि प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड एट दिस. इसी को बोलते हैं किंग डिमांड. ठीक है. तो दिस वाज ऑल अबाउट ओलिगोपोली. तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं ओलिगोपोली तक. नेक्स्ट सेशन में हम लोग आएंगे तो हम लोग मोनोपोली समझेंगे, ये कंपैरेटिव चार्ट थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे. ठीक है. और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं. तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय.